हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो हमें यहाँ पे सिचुएशंस दी गई हैं और हमें सोचना है कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट इज मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब गर्मियों में मिल्क फ्रिज में नहीं रखा जाता तो वो रूम टेम्परेचर पे ख़राब हो जाता है। देन एन आयरन तवा पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? ह्यूमिड मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो हवा में बहुत नमी रहती है, तो उस नमी से आयरन की चीज़ें जो होती है उसमें जंग लग जाता है। नेक्स्ट इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन के बाद वाइन बनता है, अल्कोहल बनता है। फूड इज़ कुक्ड। फूड जो पहले रॉ होता है, कुकिंग के बाद वो चेंज हो जाता है उसका नेचर। नेक्स्ट फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो जो फूड हम कुक्ड खाएँ या अनकुक्ड खाएँ, रॉ खाएंगे, आफ्टर डाइजेशन उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट वी रेस्पायर मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है फिर उसके बाद CO2 बाहर निकलती है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। मतलब कि ये सारे सिचुएशंस में जो भी चीज़ें थी उनका जो नेचर था शुरुआत में और आइडेंटिटी थी वो चेंज हो गई। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। 9th क्लास में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस था? फिजिकल चेंजेस टेम्प्रेरी होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं परमानेंट। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल and chemical changes are irreversible. So whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place. So इस चैप्टर में हमें इसलिए chemical reactions और equations पढ़ाए जाएंगे. Next, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reactions. अब आप सोचेंगे कि chemical reactions क्या चीज़ होते हैं. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हो गई है. Next, let us perform some activities to answer these questions. पहली एक्टिविटी यहाँ पे दी है आपको, इसमें यहाँ पे शो किया हुआ है एक टोंग से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। सो टोंग इज़ एक चिमटे जैसा होता है जिससे हमें कोई चीज़ गर्म करनी है तो हम पकड़ते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, उसको हम बोलते हैं टोंग। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाया जा रहा है बर्नर से। बर्नर की फ्लेम है यहाँ पे और जब वो जल रहा है तो उससे कुछ पाउडर जैसा निकल रहा है नीचे, जिसको हम एक डिश में कलेक्ट कर रहे हैं, जिस डिश का नाम है वॉच ग्लास। एक ग्लास की छोटी सी प्लेट होती है और इसमें क्या कलेक्ट हो रहा है? ये वाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो यहाँ पे जो हमें वॉच ग्लास में मिला, दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट कलर पाउडर। और इसमें क्या चेंज शो हुआ? मैग्नीशियम रिबन जो था उसका वो पहले सॉलिड स्टेट में था, अभी भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो गया है। और उसने रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ। सो बर्निंग में क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और फिर इसीलिए हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज़ एन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Next page. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. तो ये जो एक्टिविटी की थी अभी उसमें हमें देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है होती है, जब उसको जलाते हैं तो एक फ्लेम जो निकलती है उसका कलर वाइट होता है, डार्जलिंग वाइट। डार्जलिंग का मतलब जो जिससे आंखें चमक जाती है, बहुत रोशनी होती है जिसमें। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. सो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this, what do you observe? So ये रिएक्शन होती है lead नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, जिसको हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, कॉशन, हैंडल द एसिड विद केयर. हमें इस पिक्चर में दिखा रखा है कि एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल शेप में, और उसमें नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक के दाने. नेक्स्ट उसमें हमने ये इसमें ऐड किया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट मतलब जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाया रखा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और डेंजरस होते हैं, तो लैब में जो भी यूज़ किया जाता है दैट इज़ डाइल्यूट फॉर्म. डाइल्यूट मतलब जिसमें कि पानी मिलाया जाता है, और इसका ऑपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है और जो कि बहुत डेंजरस होता है. नेक्स्ट हमारे पास जब ये रिएक्शन हो रही है इसमें, तो हमें क्या ऑब्जर्व किया है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स?
अब जिंक के आसपास हम देखेंगे तो हमें बबल्स दिख रहे हैं. टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर. तो अब ये रिएक्शन अगर हम करके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बबल्स जो है वो निकल रहे हैं और उसकी गैस बन रही है. दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस. और गैस जब यहाँ से निकलेगी उसका हम टेस्ट करके देख सकते हैं कौन सी गैस है. और इसमें कहा गया है कि टेम्परेचर भी चेक करें कोनिकल फ्लास्क का. तो कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर अगर हम टच करके देखेंगे थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि हीट निकलती है. नेक्स्ट, from the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction takes place. तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने अभी देखी ऊपर, जिसमें एक में हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, एक में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन था, एक में जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो इसमें हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है जिससे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. क्या वो चेंजेस हैं? दीज आर द चेंजेस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व. फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट. कोई स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे कि जिंक ग्रैन्यूल्स जो थे वो सॉलिड थे और वो गैस में जब रिएक्शन हुई तो एंड में हमें गैस मिला है. सॉलिड से गैस चेंज आया है. चेंज इन कलर, जो कि इस एक्टिविटी में था. यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज आता है, वो हम आगे देखेंगे क्या कलर चेंज था. नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस. यहाँ पे जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, निकली है. एवोल्यूशन का मतलब है निकलना. चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर वो चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो अगर हम अपने आसपास भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं. So next we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ना है. नेक्स्ट सेक्शन, chemical equations. Activity 1.1 can be described as when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. So this is a statement जो बता रहा है कि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना बहुत लंबा हो जाता है. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सिंपलेस्ट वे इज टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. इससे भी शॉर्ट फॉर्म, सेंटेंस से शॉर्ट फॉर्म है जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं. द वर्ड इक्वेशन इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें हमें बीच में एक एरो दिख रहा है विच मीन्स कि रिएक्शन जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट में है तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और लास्ट में प्रोडक्ट जो बना वो राइट साइड में मिलता है हमें. नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन. Magnesium and oxygen are the reactants. The new substances magnesium oxide formed during the reaction is the product. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. इस word equation में हमारे पास 2 reactants हैं और एक product है. The arrowhead points towards the products and shows the direction of reaction. तो जो arrow होता है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, फ्रॉम reactants to products, या फिर अगर arrow इस तरफ होगा तो फ्रॉम products to reactants. रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है. नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास शुरुआत में था इनिशियली और जो फाइनली रिएक्शन के बाद रहेगा दोनों ही इक्वल होने चाहिए. दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स. मतलब LHS और RHS जब रिएक्शन में होते हैं तो दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए, तभी उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. नहीं तो वो क्या कहलाएगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि अनबैलेंस होती है. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम. मतलब कि दोनों तरफ जो नंबर है एटम्स का दोनों तरफ इक्वल रहेगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन.
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बेसिक होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद हम उसको बैलेंस करते हैं. इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? ये हमने देखा था कि वो बैलेंस नहीं था. लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. सो इसमें हमें एक दूसरा इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंसिंग सिखाने के लिए. तो वर्ड इक्वेशन है यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 वाला रिएक्शन हो रहा है. तो जब जिंक ग्रैनुअल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो हमें एक तरफ लिखना है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट में हमें मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ये वर्ड इक्वेशन may be represented by following chemical equations. अब इसको अगर हमें केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा. Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2. नेक्स्ट ये वर्ड इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखा है. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो. अब यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है जिसमें आपको वही सेम काउंटिंग करना है. यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखे हैं दोनों तरफ. क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. अब जिंक को पहले देखेंगे. LHS में और RHS में क्या कितने जिंक है हमारे पास? यहाँ पे भी एक है और यहाँ पर भी एक है. दोनों तरफ 1 लिखा है. हाइड्रोजन कितने हैं? 2, दोनों तरफ 2 2. नेक्स्ट सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1 लिखा है. ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है. ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है. तो देखने से तो ये रिएक्शन बैलेंस लग रही है क्योंकि दोनों तरफ ही सेम है, सब चीज़ें इक्वल हैं. एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 ये जो इक्वेशन है इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट इसमें एज एक और रिएक्शन दिया हुआ है हमें. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो ये इक्वेशन है जिसमें Fe रिएक्टर है वाटर के साथ और हमें मिल रहा है Fe3O4 दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है. सो अब अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो क्या स्टेप्स होंगे वो हम आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ हमें हर एक फॉर्मूले के लिए एक एक बॉक्स बना लेना है ताकि ये फॉर्मूला बेसिक हम चेंज ना करें. जो भी चेंज होगा इसके आगे हमें नंबर से, जो भी नंबर लगेगा वो इसके आगे लगेगा और हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है. अब वही स्टेप आता है. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टेप 2. हमें दोनों तरफ एलिमेंट्स को काउंट करने के कितने एटम्स हैं दोनों तरफ. तो वही टेबल बनेगी यहाँ पर एलिमेंट्स की. LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं. तो आयरन, अगर आयरन देखेंगे आयरन का सिंबल इज़ Fe हमारे पास LHS में है 1 और RHS में है 3. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 है. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 2. सो ये दोनों बैलेंस है. ऑक्सीजन है यहाँ 1 और यहाँ पर है 4. तो ये एक इम्बैलेंस है. तो यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम देखेंगे कि सब में से सबसे ज़्यादा जो इम्बैलेंस नंबर है, सबसे ज़्यादा एटम्स जिसके भी हैं, चाहे वो LHS में हो या RHS में हो, हमें बस ये देखना है कि बड़ा नंबर किसका है. तो बड़ा नंबर हमारे पास आया ऑक्सीजन का. अब हमें ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करके देखना है कि अगर यहाँ 4 है तो हमें इस तरफ भी 4 बनाना है. इस 1 को हमें 4 बनाना है. तो कैसे होगा, यहाँ पर हम 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं. फिर से हमें यही टेबल बनानी पड़ेगी. तो नेक्स्ट स्टेप में वही दिखा है बट आगे का रीडिंग करने से पहले मैं यहीं पर आपको करके दिखा रही हूँ. आयरन तो वैसे ही है, कोई चेंज नहीं किया हमने उसमें, बट क्योंकि यहाँ हमने वाटर के आगे 4 लगाया है तो हाइड्रोजन में चेंज आएगा. तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 4 इंटू जो भी बाहर नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले नंबर से. 4 इंटू 2 दैट इज़ हाइड्रोजन अब हो जाएगा LHS में 8 और यहाँ पर तो पहले से 2 ही था. अब क्या हुआ, इस तरफ हमारे पास बड़ा नंबर जो आया वो है हाइड्रोजन का. तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर LHS में ज़्यादा हो गया और यहाँ पर कम है RHS में. तो अब हमें उसको ये 2 को 8 बनाना है. तो 8 बनाने के लिए हमें उसको वही चीज़ यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा RHS में. अब देखते हैं क्या चेंज आया. अब तो हमने यहाँ पे 4 से कर दिया तो हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए. अब हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये दोनों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए. और अब बचा है Fe को हमें यहाँ पर ज़्यादा नंबर किसके पास है, RHS में 3 है और यहाँ पर 1 है. तो 1 को हमें 3 बनाना है. 3 बनाने के लिए हमें यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए LHS में क्योंकि LHS में कम है. आप देखेंगे तो दोनों तरफ
सब चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, सब इक्वल हो गया है। LHS में जितने थे ये 2 का हमने 8 कर दिया था, 8, इसका भी 8 हो गया, और ये 1 का हमने 4 कर दिया था, और ये भी 4। तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम स्टेप्स देखेंगे। पहले स्टेप में हमें बॉक्सेस बनाने हैं, फिर हमें ये टेबल बनानी है जिसमें हमें LHS और RHS में एटम्स काउंट करके लिखने हैं, फिर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं, और फिर जो जो चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से हमें सब तरफ वो चेंजेस करने हैं, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये 3 बेसिक स्टेप्स थे। इसको आपके बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा गया है। अभी हम वो रीडिंग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये पार्ट स्किप कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट ये आता है लास्ट स्टेप, राइटिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। Next step is writing symbols of physical states. Carefully examine the above balance equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. तो इस equation में हमने सिर्फ अभी तक symbols और उनके आगे numbers ही देखे, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी स्टेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है, लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। हमें फॉर्मूले के आगे ही वो सब स्टेट्स मेंशन करने हैं। तो सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G लिखेंगे ब्रैकेट में। द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ for aqueous and S for solid respectively. सारे ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं to avoid confusion. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. तो अगर कोई भी चीज़ डिजॉल्व स्टेट में मिलती है तो हम उसके आगे AQ लिखते हैं aqueous बताने के लिए। अगर वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में निकलती है कि लिक्विड अलग रहता है और सॉलिड पार्ट अलग लेयर में मिलता है हमें, तो हम PPT लिखते हैं। PPT इज शॉर्ट फॉर प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन 1.9 जो था उसमें हमने स्टेट्स लिख दिए SG करके। तो अब ये इक्वेशन बन गया 1.10। इसमें हमें ये बताया है कि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में लिया गया था, फिर वाटर जो है वो गैस स्टेट में था, उसके बाद प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो एक सॉलिड मिल रहा है और एक गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिल रही है। Note that the symbol G is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ये रिएक्शन काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे होती है और इसमें जो वाटर लिया जा रहा है वो स्टीम फॉर्म में, इसलिए गैस लिखा गया है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. हमें ये जो फिजिकल स्टेट लिखे हैं ये ज़रूरी था यहाँ बताना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अगर ज़रूरी नहीं है तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. So ये जो conditions होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट की, ये सब हमें कोई चीज़ का प्रिपरेशन करना है, बनाना है कोई चीज़, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। या हम वो फॉर्मूले में ही मेंशन करें, तो वो कैसे होता है नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो रिएक्शन है CO+2H2 gives CH3OH। इसमें स्टेट्स लिखे हैं। CO गैशियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन भी गैशियस स्टेट में है और मीथेनॉल लिक्विड स्टेट में है। और इसमें हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया 340 ATM। 340 ATM में, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है उसको हम ATM में लिखते हैं शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसमें CO2 एक्वस स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में है। फिर इसके प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, फर्स्ट इज ग्लूकोज, ये भी एक्वस स्टेट में, और ऑक्सीजन ये भी एक्वस स्टेट में। मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हमारे जहाँ पे प्लांट्स के सेल्स में होती है तो वहाँ पर CO2 गैस जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल्स में, तो क्योंकि वो डिजॉल्व है तो इसलिए एक्वस लिखा है। वाटर लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए रिएक्शन के लिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। और ग्लूकोज जो मिलेगा वो भी डिजॉल्व स्टेट में मिलेगा, इसलिए एक्वस लिखा है। एंड ऑक्सीजन भी एक्वस, क्योंकि जब वो रिलीज होगा उसके बाद फिर वो बबल्स फॉर्म में निकलेगा स्टोमाटा से। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब हमने इस पूरे सेक्शन में ये पढ़ा कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है और उसके कंडीशंस कैसे लिखने हैं। तो अब हमें बोला गया है कि इक्वेशन 1.2 को फिर से देखा जाए
और उससे बताया जाए कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन 1.2 कहाँ लिखी है। ये है इक्वेशन 1.2। अब इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें बॉक्सेस बनाने हैं। तो बॉक्सेस बनाने के बाद हमें टेबल बनाना है। टेबल में हमें पहले लिखना है एलिमेंट्स। पहला हमारे पास एलिमेंट mg, दूसरा है o। फिर हमें बताना है कि वो LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं, या फिर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है, तो mg अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, दोनों में हम लिख देंगे 1 1। O2 देखेंगे तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, तो यहाँ पर हमें 2 और यहाँ 1 मिल रहा है। हमें अब इस 2 को, क्योंकि ये ज़्यादा है, अब इसे हमें बैलेंस करना है। इस 1 को हमें 2 बनाना है। सो अब इस 1 को 2 बनाना है, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में हमें चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आगे 2 लिखना होगा। सो 2 लिखने के बाद अब क्या चेंज आएगा, mg भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ mg 2 हो गया तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा LHS में mg 2। अब अगर हम देखेंगे हमने क्या चेंज किया, यहाँ भी 2 लगाया और यहाँ भी 2 लगाया। अब क्या इक्वेशन बैलेंस है, फिर से देखते हैं। mg 1, फिर से देखेंगे तो mg 2 और इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2। अब अगर देखेंगे हमने क्या चेंजेस किए, तो यहाँ 2 लगाया और एक 2 यहाँ लगाया। अब दोनों तरफ mg भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया। अब नेक्स्ट जो भी इक्वेशंस आएंगे उसमें हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 6 में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बनी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसको, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लेयर वाइट पाउडर का हमने पहले ही देखा था, जब ये रिएक्शन होती है तो वाइट पाउडर से बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये लेयर हमेशा रहती है। तो इसलिए रिएक्शन करने से पहले सैंड पेपर से रब करके मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, तभी वो बर्न कर सकता है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स है, पहले हमें स्केलेटल लिखना होगा, उसके बाद उसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के लिए सिंबल है H2, फिर प्लस साइन। क्लोरीन के लिए सिंबल है Cl2, फिर एरो का साइन, और लास्ट में क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। तो अब इसे बैलेंस करना है, तो हम देखेंगे ऊपर H में रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2H है और यहाँ पे 1H है, तो हमें यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्लोरीन भी 2 था, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो गया। तो नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें हमारे पास हमें पहले सिंबल्स लिखने चाहिए। बेरियम क्लोराइड में बेरियम का सिंबल है Ba, क्लोराइड का Cl और 2, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो BaCl2 होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और ब्रैकेट में थ्राइस, मतलब ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े थे कैसे करना है। नेक्स्ट, इसके बाद एरो लगा के बेरियम सल्फेट मिलेगा हमें। अब इसमें क्या हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, ये इधर और ये इधर, तो बेरियम सल्फेट बनेगा तो BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 है। यहाँ पर Cl2 था यहाँ पर, बट यहाँ पर Cl3 है। क्यों, क्योंकि Al का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3 होता है और Ba का होता है +2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं 9th क्लास में आपने सबने सीखा है। अब इसे बैलेंस करना है तो बेरियम से देखते हैं। बेरियम इधर 1 इधर भी 1, SO4 यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पर 3 करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लोराइड देखते हैं। क्लोराइड में यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। अब यहाँ हमने 3 किया था तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुए, एल्यूमिनियम रह गया, सो लास्टली हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एल्यूमिनियम था और यहाँ पे 1। इसको फिर से लिखते हैं। बेरियम के लिए लिखेंगे Ba,
क्लोराइड Cl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice gives barium sulfate BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ हमने बॉक्सेस बना लिया। हमें इसके आसपास ही चेंजेस करना है। अब हम काउंटिंग करेंगे। बेरियम, क्लोरीन, SO4 सल्फेट और एल्यूमिनियम, ये सब कितने कितने हैं दोनों तरफ। तो बेरियम इज़ 1, इधर भी 1, क्लोराइड इज़ 2 और यहाँ पर 3, सल्फेट है 3 और यहाँ पर 1, एल्यूमिनियम है इधर 2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1। अब हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। दिस इज़ क्लोरीन के लिए। क्लोरीन सबसे बड़ा है प्रोडक्ट साइड में और हमें चेंज करना होगा रिएक्टेंट साइड में। तो क्लोरीन को हमें 3 बनाना है। 2 से 3 करने के लिए हमें उसे हम 3 का मल्टीपल 2 और 3 का मल्टीपल देख सकते हैं। हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और इसके लिए फिर यहाँ पर भी हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर 6 किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया। नेक्स्ट आएगा, अब कौन सा बड़ा नंबर हो गया हमारे पास, सल्फेट के लिए 3। सल्फेट का 3 है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, तो हमें प्रोडक्ट साइड में चेंज करना है। हम देखेंगे तो ये रिएक्शन ऑल बैलेंस हो चुकी है। 3 बेरियम है इधर, 3 बेरियम इधर, 3 2 ज़ा 6 क्लोराइड इधर, 2 3 ज़ा 6 क्लोराइड इधर, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सोडियम और वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम के लिए Na, वाटर के लिए H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन 2। अब हमें बॉक्सेस बनाने हैं सबके तरफ, चारों तरफ। फिर काउंटिंग करना है। काउंटिंग में Na है हमारे पास दोनों तरफ 1, H2 H या H2 देखेंगे। H हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। O है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 1 और यहाँ पर भी 1, प्रोडक्ट में भी 1। अब हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। हाइड्रोजन का 3 है, इसको इधर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा देंगे तो Na2 और इधर भी 2, Na2 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गए हैं दोनों तरफ, 2 Na 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। इस क्वेश्चन में ही हमें आंसर्स मिल रहे हैं सारे। सोल्यूशन जब लिखा है तो मतलब कि वो एक्वस स्टेट में है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और साथ में हम लिख देंगे एक्वस। हमें इसमें स्टेट ही बतानी है। प्लस बेरियम क्लोराइड कैसे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट, वो भी वाटर में, वो भी एक्वस स्टेट में आएगा। तो NaSO4 सोडियम सल्फेट, ये भी हमारा एक्वस लिखा जाएगा ब्रैकेट में। अब प्रोडक्ट्स लिखेंगे। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, मतलब इसका PPT बना है, सॉलिड स्टेट में होगा ये, बेरियम SO4 सल्फेट BaSO4। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नहीं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है। जब कोई BaSO4 प्लस BaSO4 किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, तो हम ऐसे लिखेंगे, प्लस
लास्ट में क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबसे ईजी है, NaCl। इसको सोल्यूशन बोला गया है तो ये भी एक्वस स्टेट में आएगा ब्रैकेट में। तो ये रिएक्शन था और ये बैलेंस करना है अभी हमें। तो हम क्या देखेंगे, पहले बेरियम देखेंगे, इधर 1 इधर भी 1। क्लोराइड देखते हैं, इधर 2 है यहाँ पे 1 है, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड में NaCl में आगे 2 लगाया। अब 2 हो गया Na, यहाँ पर भी Na2 करना पड़ेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में। तो अब यहाँ पे Na बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। अब बचा है सल्फेट। सल्फेट इधर 1 है और इधर भी 1 है। अब ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट, sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। अब फिर से वही सोल्यूशन बोला है वाटर में, तो aqueous स्टेट लिखा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH aqueous प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है तो HCl aqueous प्रोडक्ट्स सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl सोल्यूशन, एक्वस लिखा जाएगा साथ में, Cl में C कैपिटल होगा, एक्वस प्लस वाटर तो एक्वस ही होता है, ठीक है। नहीं, लेकिन हम उसको लिक्विड लिखते हैं। नेक्स्ट, अब बैलेंस करना है तो सोडियम देखेंगे, सोडियम दोनों तरफ 1 है। ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन 1 और ये भी 1, तो ये रिएक्शन बैलेंस है।